Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज हम लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे जो कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड है। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो आज की कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हम ऑर्गेनल न्यूक्लियस और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स जिसमें मेनली क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन शुड बी वैक्यूल्स और उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन देखेंगे। तो चंद एक ऑर्गेनल्स जो कि सेल में मौजूद होते हैं और उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन आज के हमारे लेक्चर का हिस्सा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस जो है वो एक सेल का मेन ऑर्गेनल कंसिडर किया जाता है जो कि तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए पर्टिकुलरली हेरिडिटरी मटेरियल रखता है जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस हेरिडिटरी मटेरियल को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो जो न्यूक्लियस है उसको पहली दफा रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया 1831 में। इससे पहले यह कंसिडर किया जाता था सेल इज एन एम्प्टी स्पेस जो कि रॉबर्ट हुक का कॉन्सेप्ट था और उसको रॉबर्ट ब्राउन ने गलत साबित किया बाय डिस्कवरिंग द न्यूक्लियस विद इन द सेल। सेकेंडली इसकी प्रोमिनेंस जो है ये कंपैरेटिवली स्लाइटली डार्कर देन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म होता है जिस वजह से ये एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनल कंसिडर किया जाता है एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द सेल। इसका रोल देखें तो दैट कंट्रोल लाइफ एंड एक्टिविटी ऑफ सेल थ्रू हेरिडिटरी मटेरियल। तो इससे वो तमाम जो एक्टिविटीज ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन किया जाता है और उसकी मेंटेनेंस की वजह हेरिडिटरी मटेरियल है। इसको गवर्नर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है बिकॉज इट हैज टू गवर्न ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल एज वेल एज लाइफ। इसकी लोकेशन देखें तो न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में पेरिफेरल साइड पर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल में स्मॉलर वैक्यूल्स होने की वजह से दैट ऑक्युपाई द सेंट्रल स्पेस। शेप के अकॉर्डिंग देखें तो दैट इज नॉर्मली स्फेरिकल बट समटाइम इट में बी इरेगुलर जिसमें डिफरेंट लॉब्स हो सकते हैं जैसा कि व्हाइट ब्लड सेल के डिफरेंट टाइप्स के अंदर बाइलॉब या मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। सो इट कैन बी इरेगुलर। नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो सम ऑफ द सेल्स can be enucleated यानी कि when they becomes mature so their nucleus will be removed or destroyed जिसकी वजह से उसको enucleated कहा जाता है such as red blood cells। तो enucleated में हमारे पास एग्जांपल आती है red blood cells की जिसको red blood corpuscles का नाम दिया जाता है। यूनिन्यूक्लिएटेड में देखें तो many of human cell जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल न्यूक्लियस रखते हैं और बाइन्यूक्लिएटेड में भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आती हैं जैसे कि पैरामीशियम जो है उसके पास मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस मौजूद होता है। इसी तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड में स्केलेटल मसल ऐसे सेल्स हैं जिनमें पर्टिकुलरली एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। सो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंसीडर किए जाते हैं। तो इसका मतलब एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, दो न्यूक्लियस या सिंगल। इस तरह से सिनोसिटिक हाइफी देखें तो वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। सो नंबर के हिसाब से हम कह सकते हैं न्यूक्लियाई आर वेरिएबल इन नंबर इन केस ऑफ अ सेल। विजिबिलिटी देखें तो डिवाइडिंग सेल और नॉन डिवाइडिंग सेल में इसकी विजिबिलिटी डिफरेंट होती है। डिवाइडिंग सेल के अंदर पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है जिसके डिफरेंट कंपोनेंट जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट और उसके साथ साथ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल जो कि अल्टीमेटली डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। तो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइडिंग सेल और नॉन डिवाइडिंग सेल में अपीयरेंस डिफरेंट शो कर रहा होता है। इसके अलावा हम अगर कंपोनेंट्स की बात करें एक न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस के कंपोनेंट में तीन बुनियादी कंपोनेंट कंसीडर किए जाते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल जो कि क्रोमोसोम के तौर पर बिहेव करता है। अगर हम इन तीनों कंपोनेंट को वन बाय वन डिस्कस करें तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जैसा कि एक न्यूक्लियस का जब हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस की जो आउटर पेरिफेरी की लेयर होती है
उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि कंटिन्यूस होती है एक पर्टिकुलर स्पेसिस से, तो कंटिन्यूटी की वजह से यहां से इसका जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज द न्यूक्लियर एनवेलप। इस न्यूक्लियर एनवेलप में दो चीजें होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके साथ साथ न्यूक्लियर पोर्स। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन होती है जिसमें न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ इसके इंटरनल साइड पर न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है दैट इज प्रेजेंट इन द फ्लूइड जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, और एक डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है, उसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोलस। तो ये वो बेसिक कंपोनेंट हैं जो कि एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रोल क्या प्ले करती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू सेपरेट न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो इसकी वजह से जो मटेरियल सेल साइटोप्लाज्म की तरफ जाना है या टुवर्ड्स द न्यूक्लियस आना है, तो इसके लिए ये न्यूक्लियर पोर्स जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है, वरना साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है उसको सेपरेट रखा जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियर मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन है जो कि आउटर रीजन इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि इनर मटेरियल जो कि पर्टिकुलरली न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो इनर मटेरियल को कवर कर रहा होता है। सो इसका मतलब ये डबल मेम्ब्रेनस है। अब ये डबल मेम्ब्रेनस जो है इसमें न्यूक्लियर पोर्स बनते हैं बाय द कंटिन्यूएशन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। जैसा कि यहां पे देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ये कंटिन्यूस हो गई इस पर्टिकुलर पोजीशन से, इसी तरह से यहां से, और इसकी वजह से इसके दरमियान में एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो अलाउ करता है मटेरियल को बिटवीन न्यूक्लियस एंड इट्स साइटोप्लाज्म, और इसका ये फ्रीली मूवेबल नहीं होते, बल्कि यहाँ पे खास किस्म की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि इस फ्लो को रेगुलेट कर रही होती हैं। सो इसकी जो न्यूक्लियर पोर है इसकी फॉर्मेशन कंटिन्यूस एट सर्टेन पॉइंट ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन की वजह से होता है। इसका रोल क्या है, दैट अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म। नंबर देखें तो वेरिएबल नंबर होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में इनकी तादाद ज्यादा होती है। जैसा कि अगर हम अनडिफरेंशिएटेड सेल में एग सेल की बात करें, हाईली अनडिफरेंशिएटेड सेल, तो उसके अंदर 30,000 टू 40,000 तक न्यूक्लियर जो पोर्स हैं वो हो सकते हैं, जबकि डिफरेंशिएटेड सेल में रेड ब्लड सेल्स के अंदर तकरीबन 3 to 4 न्यूक्लियर पोर मौजूद होते हैं। अब नंबर जो है वो ज्यादा या कम होने की वजह क्या है, दैट इज एक्चुअली द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है उसके अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रही है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म भेजी जाएगी, तो इसका मतलब न्यूक्लियर पोर्स ज्यादा होंगे। डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर मिनिमम प्रोसेस हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियर पोर की तादाद कम होगी। तो इसका मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे बुनियादी तौर पर डिपेंड करेगा कि आइदर नंबर ऑफ द न्यूक्लियर पोर शुड बी हायर और लेसर। तो अनडिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड सेल में ये वेरी करेंगे। दूसरा जो कंपोनेंट हम देखते हैं दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है ये डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है विद इन द न्यूक्लियस। तो ये जो डार्कली स्टेन्ड रीजन बना उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। सो विजिबिलिटी के हिसाब से डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस इन नॉन डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल में ये डिसअपीयर हो जाता है। नंबर देखें तो दैट मे बी वेरिएबल 1 और मोर इन नंबर। कंपोजिशन में ये इसके कंपोनेंट देखें तो इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है इसका पेरिफेरल पार्ट। फॉर एग्जांपल यूं अगर हम शो करें तो पेरिफेरल पार्ट जो है वो ग्रेन्यूल लाइक अपीयरेंस दे रहा होता है, जो कि दानेदार हिस्सा होगा, जो कि पेरिफेरल ग्रेन्यूलर होता है, जबकि इंटरनल जो है वो फाइब्रिलर रीजन होता है जिसको सेंट्रल फाइब्रिलर का नाम देते हैं। तो इस तरह से हमें अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से अपीयर हो रहा होता है। अब जो ग्रेन्युलर है हिस्सा वो प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोम है, जबकि इंटरनल जो कि फाइब्रिलर रीजन होता है वो खास तौर पर फिब्रिलर रीजन इसका जो है वो क्या कहला रहा होता है, राइबोसोमल आरएनए। तो ये कंपोनेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। इसका रोल क्या है, ये सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए
एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको हम फैक्ट्री फॉर राइबोसोम सिंथेसिस कहते हैं, जो कि बाद में ट्रांसपोर्ट की जाएंगी टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए और असेंबली ऑफ राइबोसोम में इन्वॉल्व होता है। तो दैट वाज अबाउट द न्यूक्लियोलस। थर्ड कंपोनेंट देखें तो क्रोमोसोम, जो कि न्यूक्लियस में तो क्रोमेटिन की सूरत में मौजूद होता है, लेकिन जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो इसको क्रोमोसोम का नाम दिया जाता है। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट अपीयर्स इनसाइड द न्यूक्लियस इन नॉन डिवाइडिंग सेल। अब अगर इस बात को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक इलैबोरेट करें तो डिवाइडिंग सेल के अंदर ये नेटवर्क ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको नाम दिया जाता है क्रोमेटिन। जैसे ही सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज से कन्वर्ट होता है डिवाइडिंग स्टेज में, तो डिवाइडिंग स्टेज में आके ये कंडेंस करता है और इसकी वजह से बन जाता है क्रोमोसोम, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो क्रोमोसोम है ये इसकी कंडेंसेशन से बनेगा, और जैसे ही सेल डिवाइडिंग स्टेज से नॉन डिवाइडिंग स्टेज में आएगा तो ये प्रोसेस दोबारा से डी कंडेंसेशन के जरिए क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एक क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है। जब ये डिवाइडिंग स्टेज में आता है तो पहले इसको एम फेज में जाना होता है। एम फेज में जब जाएगा तो उसकी वजह से इसकी कन्वर्जन किस में होगी, सिंगल क्रोमेटिड में, जो कि बुनियादी तौर पर एक क्रोमेटिड होता है दैट एक्ट लाइक अ क्रोमोसोम। और जब इसने दोबारा से एम फेज से सेल साइकिल कंप्लीट करेगा, इंटरफेज में जाएगा, तो इंटरफेज में एस फेज में जाके ये दोबारा से अपने आप को डुप्लीकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये बुनियादी तौर पर एक हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में डिफरेंस क्या होता है। तो हमारे पास यहां पे जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है और ये रोल क्या प्ले करता है, ये जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। एक क्रोमोसोम जो है वो अगर हम स्टेनिंग की बेस पर देखें तो क्रोमोसोम जो है ये स्टेन्ड होता है विद बेसिक डाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटिन। इस क्रोमोसोम को क्रोमोसोम इसलिए कहा जाता है, क्रोमा मीन कलर्ड एंड सोमा मीन बॉडी, मतलब ये एक कलर्ड बॉडी है जो कि विद इन द न्यूक्लियस बकायदा जो है वो डार्कली स्टेन होती है, लेसर देन द न्यूक्लियस बट इट इज डार्कली स्टेन। इसका जो पार्ट्स है क्रोमोसोम के, उसमें दो मेन क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज क्रोमेटिड एंड सेंट्रोमेयर। अगर हम एक जनरलाइज्ड क्रोमोसोम देखें तो उस क्रोमोसोम में दो हिस्से होते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को ही हम दूसरा नाम सेंट्रोमेयर भी देते हैं, और ये हिस्सा जो है पर्टिकुलर प्रोटीन्स रखता है जिसको हम नाम देते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन्स, और इस वजह से यहां पे स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट हो रही होती है। जबकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है ये न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम करता है। तो दैट इज एक्चुअली न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर। एक जो क्रोमोसोम है उसके टिप पर दो किस्म के पार्ट होते हैं, सेटेलिटिक डीएनए और टेलोमेरिक डीएनए। तो ये दो किस्म के पर्टिकुलर रीजन जो हैं वो क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, जो कि खास तौर पर सेटेलिटिक डीएनए की बात करें तो नॉन ट्रांसक्राइब्ड रीजन होता है, जो कि हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस कंसिडर किया जाता है। अब अगर हम इसी को एक जो है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पे देखें इन अ जनरल व्यू, तो ये एक टिपिकल क्रोमोसोम शो किया गया जिसमें सेंट्रोमेयर होता है और दूसरा आर्म ऑफ द क्रोमोसोम क्रोमेटिड कहलाता है। इस आर्म के दो पार्ट होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रोमेयर। तो यहां पे क्रोमेटिड जो है अगर ये डुप्लीकेटेड हो जाए तो इस क्रोमोसोम के इस तरह से दो क्रोमेटिड बन जाते हैं दैट आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड टू ईच अदर। तो दोनों के पास जो है वो डीएनए एंड प्रोटीन, तो अगर बाय कंपोनेंट देखें तो क्रोमेटिड एंड सेंट्रोमेयर दो कंपोनेंट हैं, लेकिन बाय कंपोजिशन बात करें तो क्रोमोसोम जो है उसमें दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डीएनए एंड सेकंड इज प्रोटीन। और इन केस ऑफ क्रोमोसोम जो प्रोटीन्स होती हैं वो स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रोटीन होते हैं जिनको हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है, दैट कंटेन पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। तो इसका मतलब इसमें डीएनए एंड प्रोटीन जो है वो बाय कंपोजिशन एग्जिस्ट करते हैं।
रोल की बात करें तो दैट कंटेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल द एक्टिविटीज, और वो एक्टिविटीज क्रोमोसोम में जो है वो लोकेटेड होती हैं ऑन द इन द फॉर्म ऑफ जीन। तो एक जीन जो है वो एक स्मॉलेस्ट रीजन होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है दैट कैन बी ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड, और वही इंफॉर्मेशन जो है वो सेल के बाकी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, और इसलिए हम कहते हैं दैट कंटेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। नंबर की बात करें तो एक जो इंडिविजुअल है सेम स्पीशी का, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं इन जनरल कंडीशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल की बात करें तो जितने भी डिप्लॉयड सेल हैं ह्यूमन में दैट कंटेन 46 क्रोमोसोम, और हैप्लॉयड सेल जैसे कि स्पर्म्स हैं दैट कंटेन 23 क्रोमोसोम। तो कंप्लीट जो स्पीशी है उसमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। इसी तरह से चिंपैंजी की बात करें तो उसमें 48 क्रोमोसोम्स होते हैं इन डिप्लॉयड कंडीशन। हनी बी के केस में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, फ्रॉग में 26। तो इंडिविजुअल ऑफ द ऑल इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशी विल कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन यहां पे कुछ हमारे पास कंडीशंस आती हैं ऐसी कि जिसमें एक ही स्पीशी के डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट हो सकते हैं। जैसा कि हनी बी की एग्जांपल देखें तो उसमें मेल के केस में हैप्लॉइड मेल होते हैं इसलिए 16 क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल में डिप्लॉयड होने की वजह से 32 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से राउंडवर्म की बात करें तो उसमें भी मेल के केस में 35 क्रोमोसोम जबकि फीमेल में 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस। इसी तरह से दूसरी बात देखें तो दैट वेरीज इन नंबर फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। तो एक स्पीशीज जो है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कांस्टेंट है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहते हैं, और इसी तरह से दूसरी स्पीशीज में कांस्टेंट है। तो एक स्पीशीज के दूसरी से मैच नहीं करते नॉर्मली, लेकिन सम केसेस में ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल हम अगर पोटैटो और चिंपैंजी दोनों के नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें तो दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज 48। तो इसका मतलब सम एक्सेप्शंस यहां पे भी एग्जिस्ट करती हैं कि डिफरेंट स्पीशीज के जो इंडिविजुअल है उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन इन जनरल रूल अगर हम देखें तो एक स्पीशीज के तमाम इंडिविजुअल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफर करेंगे फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू देखिए, एनिमल एंड प्लांट विद सेम क्रोमोसोम नंबर आर रिस्पेक्टिवली। तो एनिमल और प्लांट की बात करनी है हमने जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अल्फा ऑप्शन देखिए पोटैटो एंड चिंपैंजी। तो ये बात ठीक लग रही है कि पोटैटो और चिंपैंजी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को जरा गौर से देखें तो उसमें कहा गया एनिमल एंड प्लांट और लास्ट पे वर्ड इस्तेमाल किया रिस्पेक्टिवली, यानी कि जिस तरतीब के साथ यहां पे ये लफ्ज दिए गए हैं उसी तरतीब में नाम होने चाहिए। तो एनिमल शुड बी चिंपैंजी एंड प्लांट शुड बी पोटैटो। तो ये ऑपोजिट लिख दिया गया है इसलिए रिस्पेक्टिवली तो ना हुआ, इसलिए इसको चूज नहीं कर सकते। बीटा ऑप्शन देखिए तो चिंपैंजी एंड पोटैटो, तो ये जो है वो ऐसी ऑप्शन है जो कि खास तौर पर हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि एनिमल में चिंपैंजी है और पोटैटो जो है वो प्लांट है जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं कितने 48। सो अगर बाकी ऑप्शन देखें तो मैन एंड पोटैटो में नॉर्मल मैन के केस में 46 और पोटैटो में 48 है, और पोटैटो एंड मैन भी उसके ऑपोजिट वही बात है 46 और 48। इसमें 48 एंड 46 की सूरत में हम कंसिडर करेंगे। सो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन होगा बीटा। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बाद सेकंड जो ऑर्गेनल हम डिस्कस करेंगे दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। तो ऑल यूकैरियोटिक सेल कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल हैव नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल बट यूकैरियोटिक सेल हैव नॉन मेम्ब्रेनस, यूनिमेम्ब्रेनस एज वेल एज डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। तो ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट हैज कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। इसमें एनर्जी मैन्युफैक्चर की जाती है और उसके साथ साथ सप्लाई की जाती है फ्रॉम वन सेल टू अनदर, इसलिए हम पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम देते हैं। एटीपी की सूरत में खास तौर पर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जो होती है वही यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है।
मॉर्फोलॉजिकली देखें तो अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो स्ट्रक्चर हमें नजर आता है उसमें ये वेरिएबल शेप के होते हैं, रॉड शेप भी हो सकते हैं, वेसिकल्स भी और फिलामेंट्स भी। इसकी नेमिंग जो है वो सबसे पहले इसको एल्टमैन ने बायोब्लास्ट का नाम दिया, जबकि बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लूरल के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियन सिंगल के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसका साइज देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वेरिएबल साइज का होता है, दैट इज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और लेंथ में 1 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ ये हो सकता है। इसी तरह से इनका नंबर भी वेरी करता है सेल टू सेल, जैसे कि जो हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स, उनके अंदर इनकी तादाद मैक्सिमम होती है। इसी तरह से प्लांट सेल के अंदर ये लेसर नंबर होते हैं और एनिमल सेल के अंदर इनकी तादाद ज्यादा होती है। तो साइज और नंबर के लिहाज से ये वेरिएबल है। जब हम एक टर्मिनोलॉजी देखते हैं कॉन्ड्रियोम, ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल को कलेक्टिवली लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ड्रियोन। एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें जो स्ट्रक्चर अपीयर होता है इसका वो कैसा है, दैट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जो कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डिंग्स बना रही होती है, एंड दीज फोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टी। तो क्रिस्टी किसे कहा जाता है, दैट इज फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन्स। इस आउटर मेम्ब्रेन को अगर रिमूव कर दिया जाए तो ओनली इनर मेम्ब्रेन कंटेनिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको नाम दिया जाता है मिटोप्लास्ट। तो ये स्ट्रक्चर जो है उसको नाम दिया जाता है। जबकि इसी के अंदर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को जनरली ड्रॉ कर लें तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जिसके आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट प्लेसेस से इस तरह से इन्वेजिनेट की होती है, इन फोल्डिंग्स बना रही होती है, जिसको नाम क्या देते हैं, क्रिस्टी। इन क्रिस्टी के सरफेस पर कुछ नोब लाइक पार्टिकल्स जिनको F1 पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं, या इन्हीं को ऑक्सीसोम का नाम दिया जाता है। तो जो ऑक्सीसोम्स है दीज आर कॉल्ड एज F1 पार्टिकल, जो कि नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एट द सरफेस ऑफ क्रिस्टी, इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी। तो क्रिस्टी का जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाला पार्ट है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन थी, ये इनर मेम्ब्रेन है, और इसमें ये हिस्सा कहला रहा है क्रिस्टी, और इस क्रिस्टी के साथ जो इनर सरफेस पर मौजूद है वो F1 पार्टिकल है, और जो फ्लूइड इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होता है उसको नाम क्या दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये जो स्ट्रक्चर बना मैट्रिक्स, दैट इज द फ्लूइड इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन एंड दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं दैट कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जो कि खास तौर पर क्रेब्स साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा आरएनए मौजूद होता है और डबल सर्कुलर डीएनए जो है वो एग्जिस्ट करता है, जबकि कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। तो इसका मतलब जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मौजूद है, इसके साथ साथ राइबोसोम्स मौजूद हैं। तो इस वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल के तौर पर काम करता है, दैट माइटोकॉन्ड्रिया कैन इंक्रीज इन नंबर विदाउट डिवीजन ऑफ द सेल, इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल का नाम भी देते हैं। व्हाट अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, क्योंकि इसमें इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो इसमें खास तौर पर जो सेलुलर रेस्पिरेशन के फेजेस हैं, जिसमें क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन खास तौर पर कंसीडर की जाती है, और इसके अलावा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो भी इसमें परफॉर्म किया जा रहा होता है। तो दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। रिमेनिंग ऑर्गेनल को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो कि ऑर्गेनल हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स जो हैं वो एक्चुअली ऐसे ऑर्गेनल हैं, अगर हम लिटरल मीनिंग पे देखें तो दैट आर एक्चुअली स्प्लिटिंग बॉडीज। तो ये लाइजो मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडीज। ये ऐसे ऑर्गेनल हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होती हैं, यानी कि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक है और इसके अंदर खास तौर पर एंजाइम्स मौजूद होते हैं
जिसमें एसिड फास्फेटेज एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसको डिस्कवर और आइसोलेट जिस साइंटिस्ट ने किया दैट वाज डी डव, जिसने 1949 में इसको आइसोलेट किया फर्स्टली और इसको डिस्कवर किया। अकरेंस की बात करें तो दैट लाइसोसोम्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसीज। तो अगर हम ये आरबीसीज कहें तो पर्टिकुलरली मेमेलियन आरबीसीज में ये एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो सेंट्रल वैक्यूल है दैट कैन बिहेव एज अ लाइसोसोम। नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है कि प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होते, लेकिन लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल जो है वो एज अ लाइसोसोम बिहेव कर सकता है। बैक्टीरियल सेल में पेरिप्लाज्मिक स्पेस में बिहेव एज अ लाइसोसोम, जैसा कि बैक्टीरिया में भी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होते हैं, मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड ऑर्गेनल नहीं होते, तो उनमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो एज अ लाइसोसोम बिहेव करती है। इन जनरल लाइसोसोम उसमें मौजूद नहीं होते। इनकी कंपोजिशन में एक्चुअली मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक होती है विच कंटेन डिफरेंट एंजाइम्स, और उन एंजाइम्स में खास तौर पर एसिड फास्फेटेज और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेज है, न्यूक्लियेजेस है, लाइपेजेस है और उसके साथ साथ प्रोटीएजेस। तो ये मुख्तलिफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं। टाइप्स देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम की। अब अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें या ओरिजिन कहें तो अगर एक सेल का स्ट्रक्चर देखें, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर इसके साथ एसोसिएटेड होता है, जो कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन से जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स निकलते हैं दैट कंटेन पर्टिकुलर प्रोटीन्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन्स बनेंगी, उन प्रोटीन्स को जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्डेड ऑफ वेसिकल के अंदर जो है वो बाउंड किया जाएगा, और फिर ये वेसिकल जो है वो फ्यूज करके बना रहे होंगे सिस्टर्नी। तो यहाँ पे जो गोल्जी प्लेटस की सिस्टर्नी की फॉर्मेशन जो है वो हो रही होती है, और फिर ये जो सिस्टर्नी है इनसे बर्डेड ऑफ होने वाले सेक्रेटरी वेसिकल जो हैं जो इससे बर्ड ऑफ होते हैं, जिसमें प्रोसेसिंग ऑफ दैट प्रोटीन होती है, दैट कैन बिहेव एज अ प्राइमरी लाइसोसोम। तो दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम। अब जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो बाहर से आने वाले सेल मेम्ब्रेन में फ्यूज होने वाले फूड वैक्यूल एंडोसाइटोसिस के जरिए, जब फूड वैक्यूल जो है वो सेल के अंदर आता है, तो इस फूड वैक्यूल के साथ जब प्राइमरी लाइसोसोम बाइंड करता है तो उनको नाम क्या दिया जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब जो सेकेंडरी लाइसोसोम है उसमें खास तौर पर फूड वैक्यूल के साथ वो बाइंड करता है, और उसकी वजह से उसमें मौजूदा फूड को डाइजेस्ट किया जाता है और साइटोप्लाज्म में अब्सॉर्ब कर दिया जाता है। अब वो स्ट्रक्चर जो कि डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब होने के बाद वो लाइसोसोम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाए, उसको नाम दिया जाता है रेजिडुअल बॉडीज और टर्शरी लाइसोसोम। ये मुख्तलिफ सेल्स के अंदर जो मौजूद रहता है, जैसे यूनिसेलुलर सेल में इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है एक्सोसाइटोसिस के जरिए, जबकि मल्टीसेलुलर में ये मौजूद रहता है। ऑटोफेगोसोम या साइटोलाइसोसोम जो है वो उसे कहा जाता है जो कि सेल के इंटरनल पार्ट के साथ, ऑटो मीन इटसेल्फ, फेजी मीन ईटिंग, तो इसका मतलब सेल के इंटरनल पार्ट के साथ जो कि उसके ओल्ड और टॉर्न पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियन एंड एनी अदर स्ट्रक्चर जो कि ओल्ड स्ट्रक्चर होंगे, उनके साथ बाइंड करे तो उनको नाम क्या दिया जाता है, ऑटोफेगोसोम या साइटोलाइसोसोम। फंक्शन की बेस पे देखें तो फंक्शनल एस्पेक्ट में जो एक लाइसोसोम है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी कि विद इन द सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा होता है। अगर इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखें तो हेट्रोफेगोसोम बनेगा, जो हेट्रो का मतलब डिफरेंट, इसका मतलब बाहर से आने वाला जो फूड वैक्यूल है जब उसके साथ बाइंड करेगा तो उस सेकेंडरी लाइसोसोम को एक्चुअली हेट्रोफेगोसोम का नाम दिया जाएगा। लेकिन अगर इंटरनल कंपोनेंट सेल के अपने ही ऑर्गेनल या टॉर्न पार्टिकल या सब्सटेंस के साथ जब बाइंड करेगा तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको नाम दिया जाएगा ऑटोफेगोसोम। अब जो बाहर से आने वाला सब्सटेंस है, जो बाहर से फूड वैक्यूल है, वो तो सेल के इंटरनल न्यूट्रिएंट के तौर पर उसके लिए इस्तेमाल होगा, जबकि बाहर से आने वाला सब्सटेंस के बाद जो इंटरनल
पार्ट के साथ बाइंड किया है उसकी वजह से रिसाइकलिंग ऑफ द सब्सटेंस के लिए काम करेगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास डिफरेंट टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को रीयूज किया जाएगा उस माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ के, तो इसका मतलब रिसाइकलिंग ऑफ द सब्सटेंस का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ एसिमिलेशन, ये प्रोसेस कब होता है? पर्टिकुलरली इन स्टारवेशन और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जो डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और सम टाइम उनसे एनर्जी हासिल करने के लिए एसिमिलेशन के प्रोसेस में भी ऑटोफेगोसोम की फॉर्मेशन होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या है कि सेल जो है वो उसका लाइसोसोम बस्ट कर जाए और अपने ही सेल को डिग्रेड या डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दे, उसको नाम दिया जाता है ऑटोलाइसोसोम। इसके साथ साथ क्रेनोफेजी जो है एक ऐसा प्रोसेस कंसीडर किया जाता है जिसमें जब एक्सेसिव सेक्रेशन जो हो जाए, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स जो हैं जब एक्सेसिव हो जाए, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज क्रेनोफेजी। जबकि एक्सोसाइटोसिस और सेल सिक्रीशन में समटाइम लाइसोसोम जो हैं वो उनको आउटसाइड द सेल सिक्रीट किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे खास तौर पर ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा इंजरी के टाइम पे जब जो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन में जो एक्सेसिव सिक्रीशंस हो जाती हैं तो उसमें रीमॉडलिंग ऑफ बोन के लिए भी ये प्रोसेस जो है वो काम कर रहा होता है, जो कि एक्सोसाइटोसिस या सेल सिक्रीशन कहलाता है। दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम। There are some problems related to lysosome जो कि lysosomal storage diseases या simply storage diseases कहलाती हैं। तो ये क्या है? lysosomal storage diseases को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। lysosomal storage diseases जो हैं उसमें हम कहते हैं कि इनकी नेचर क्या है? दैट इज एक्चुअली कंजेनिटल डिजीजेस, मतलब बाय बर्थ डिजीजेस हैं। इनकी कॉज में रूट कॉज देखेंगे तो म्यूटेशन इन द डीएनए, जब क्योंकि लाइसोसोम के अंदर खास तौर पर मौजूद क्या होते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स आर नेचुरली प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए की वजह से बन रहा होता है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली रूट काज जो है वो डीएनए में जब म्यूटेशन आएगी तो आरएनए में प्रॉब्लम आ जाएगी और आरएनए में प्रॉब्लम की वजह से प्रोटीन डिफेक्टिव बनेगी। तो इसका मतलब जो रूट काज है वो म्यूटेशन है और उसकी वजह से सब्सिक्वेंट काज जो आएगी वो क्या होगी? डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, यानी कि वो एंजाइम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि वो एंजाइम फंक्शनल नहीं होगा तो फंक्शनल एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। दैट विल कॉज द इमीडिएट कॉज। इसकी वजह से जो इमीडिएट प्रॉब्लम आएगी वो क्या होगी? तो इमीडिएट कॉज देखें तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ द सब्सटेंस। मुख्तलिफ किस्म के जो सब्सटेंस हैं जिनको डिग्रेड किया जा रहा था, डाइजेस्ट किया जा रहा था बाय द लाइसोसोमल एंजाइम्स, वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 टाइप्स की लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस जो है वो अभी तक हम जानते हैं, जिनके बारे में अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। लेकिन उसमें से 2 डिजीजेस को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज और उसके साथ साथ टे-सैक्स डिजीज। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 में क्या होता है? ग्लाइकोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन स्टार्ट हो जाती है एंड दैट ग्लाइकोजन कैन लीड्स टू द डिपॉजिटेड इन द लिवर सेल्स। इसके मुकाबले में टे-सैक्स डिजीज जो है इसमें ऐसे एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जो कि लिपिड कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। सो लिपिड स्टोरेज होना शुरू हो जाती है पर्टिकुलरली इन ब्रेन सेल, और अगर इस प्रोसेस को जो है वो ज्यादा देर तक जो है वो प्रॉब्लम रहे तो अल्टीमेटली दैट कैन कॉज मेंटल रिटार्डेशन। सो दीज 2 डिजीजेस कैन एक्सप्लेन द सेवेरिटी ऑफ द लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। तो इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम की वजह से मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दैट वाज अबाउट लाइसोसोम। जो नेक्स्ट ऑर्गेनल हम डिस्कस करेंगे दैट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल की अकरेंस देखें तो दैट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये स्ट्रक्चर भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को पर्टिकुलरली नाम दिया जाता है टोनोप्लास्ट, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द टोनिसिटी ऑफ द सेल, जो कि हम फंक्शन में देखेंगे।
प्लांट दो किस्म के सेल्स के क्योंकि पास है ये, तो प्लांट वैक्यूल और एनिमल वैक्यूल में डिफरेंस क्या है? प्लांट वैक्यूल नंबर एंड अरेंजमेंट के रेफरेंस से बात करें तो ये सिंगल होता है, लार्ज होता है और सेंट्रलाइज्ड होता है। इसी वजह से न्यूक्लियस को पुश किया जाता है और बाकी ऑर्गेनेल को पुश किया जाता है टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ओरिजिन में ये कोएलेसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल यानी कि फ्यूजन ऑफ स्मॉलर वैक्यूल से एक लार्जर वैक्यूल बनता है। इसका फंक्शन देखें तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल to expand the size of the cell without diluting its cell cytoplasm। ये एक बुनियादी फंक्शन है इसका। इसके अलावा ये मेजर कंट्रीब्यूटर है टू प्रोवाइड द टर्जिडिटी टू द सेल। प्लांट सेल को खासतौर पर जो यंगर पार्ट्स होते हैं प्लांट के उनको टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए वैक्यूल जो है वो उसमें वाटर को स्टोर किया जाता है। तो इसका मतलब ये दो बुनियादी फंक्शन होंगे, एक तो ये साइज ऑफ द सेल एक्सपैंड करेगा, इंक्रीज करेगा विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म, और दूसरे नंबर पर टर्जिडिटी को या टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन करेगा। एनिमल वैक्यूल देखें तो इसके नंबर एंड अरेंजमेंट देखें तो ये नंबर में न्यूमरस होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं और अरेंजमेंट में स्कैटर्ड होते हैं। इनका फंक्शन देखें तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है और एक्सोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, जिसको हम सेलुलर ड्रिंकिंग और सेलुलर ईटिंग का नाम देते हैं। तो एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस दो मेन प्रोसेस जो है वो इसकी वजह से एनिमल वैक्यूल जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। दैट वाज अबाउट वैक्यूल। जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, इसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि डबल मेम्ब्रेनस है और पर्टिकुलरली मौजूद होता है प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल के केस में क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में एग्जिस्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मौजूद होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इट अपीयर्स ग्रीन इन कलर। तो अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट देखें तो मेम्ब्रेन बाउंडेड जो कि डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये डायमीटर में 4 to 6 माइक्रोमीटर और नंबर में वेरिएबल हो सकता है ऑन द टाइप ऑफ द सेल। नॉर्मली 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट अ पर्टिकुलर मेसोफिल सेल में मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर देखें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये हेटेरोजेनस स्ट्रक्चर विद ग्रेन्यूल्स अपीयर होता है जो कि एम्बेडेड होते हैं मैट्रिक्स में, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसके 3 बेसिक कंपोनेंट जो है वो अपीयर होते हैं, जिसमें पर फर्स्ट जो है वो एनवेलप है, सेकंड स्ट्रोमा और थर्ड वन विल बी द थैलाकॉइड्स। अब जो 3 मेन कंपोनेंट में एनवेलप है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इस जगह पे हम देख सकते हैं, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है, दरमियान में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और इनर मेम्ब्रेन में इंटरनल साइड पर फ्लूइड मौजूद होता है जिसको स्ट्रोमा का नाम दिया जाता है। दैट कंटेन डिफरेंट एंजाइम्स, डीएनए एंड प्रोटीन। तो इसके पास डीएनए होने की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल के तौर पर भी काम करता है। तो अगर हम सेल के सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल कहें तो उसमें खास तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, जिनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल का नाम भी दिया जाता है बिकॉज दे हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस देयर प्रोटीन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस कहलाते हैं। ये कुछ प्रोटीन्स बना सकते हैं और कुछ प्रोटीन्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं ऑन द न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। इनका जो डीएनए है वो स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, ना कि लीनियर फॉर्म में। इसके पास कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, जिसको हम डार्क रिएक्शन का नाम देते हैं या खास तौर पर केल्विन साइकिल या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का वो पार्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो स्ट्रोमा में हो रहा होता है। जबकि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन देखें तो ये फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं और ये फ्लैटेंड वेसिकल जब स्टैक बनते हैं तो दैट कैन कंसिडर्ड एज अ ग्रेनम। जब ये 50 और मोर थैलाकॉइड जो है वो आएंगी तो उसकी वजह से ग्रेनम की फॉर्मेशन होगी, तो दैट आर कॉल्ड एज पाइल ऑफ थैलाकॉइड्स।
ये थैलाकॉइड जो है खास तौर पर अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें एक थैलाकॉइड का, तो इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एम्बेड किया होता है, जिसमें हेड अपर साइड पे और टेल जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड होती है। हेड जो है इसमें लाइट को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल इसमें एम्बेड होने की वजह से खास तौर पर ये ग्रीन इन कलर अपीयर होते हैं। अगर हम एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल देखें तो वो सेम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में देखा जाता है लाइक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पास सेंट्रल एटम जो है वो आयरन होता है, जबकि क्लोरोफिल के पास सेंट्रल एटम मैग्नीशियम कंसीडर किया जाता है। सो इट हैज कैपेसिटी टू गैदर और कैप्चर द लाइट। ग्रैनम को जब बहुत सारे ग्रैनम इकट्ठे होते हैं तो दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्रैना, और ग्रैनम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरग्रैनम। तो ये इंटरग्रैनम कंसीडर किया जाता है दैट इज नॉन ग्रीन इन कलर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में जो ग्रीन इन कलर पार्ट होता है वो थैलाकॉइड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये मेसोफिल सेल में खास तौर पर मौजूद होते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस कंसीडर किए जाते हैं, जहां पे खास तौर पर कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन की जाती है और स्पेसिफिकली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट केल्विन साइकिल के जरिए प्रोड्यूस किया जा रहा होता है इन द स्ट्रोमा। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में NADPH और ATP की प्रोडक्शन की जा रही होती है बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और उसके बाद फिर उस प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन को स्ट्रोमा में यूज करते हुए असिमिलेटिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर ऑफ द ATP एंड NADPH को यूज करते हुए हम पर्टिकुलरली प्लांट के केस में देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको कहा जाता है वो परफॉर्म हो रहा होता है। तो इन जनरल हम क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन कह सकते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल for photosynthesis in case of plant cell, specifically in mesophyll cell. That was about chloroplast. Next comparison of prokaryotic and eukaryotic cell जानने के लिए चलते हैं next बोर्ड की तरफ। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल जो हैं खास तौर पर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो डिफरेंट फीचर्स की बुनियाद पर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है उसके डिफरेंट फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स हम स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल मेम्ब्रेनस होती है वो मौजूद होती है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। डीएनए की बेस पे देखें तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द डीएनए, न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो क्रोमेटिन की सूरत में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हो सकता है, सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हो सकता है। तो इसका मतलब वहां पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल में होगा और यहां पे सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म इन कॉमन देखा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से डीएनए देखें तो जो प्रोकैरियोटिक है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में लीनियर होता है और मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए डिपेंड कर रहे होते हैं नंबर ऑफ द क्रोमोसोम पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें मैनी डीएनए मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जबकि यहां पे सिंगल सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद होता है। हिस्टोन्स प्रोटीन की बेस पे देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में नो हिस्टोन प्रोटीन, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होती हैं जो कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है बना रही होती हैं। तो डीएनए प्लस प्रोटीन मौजूद होती हैं इन केस ऑफ क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती। इसी वजह से हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में नो डिस्क्रीट क्रोमोसोम, इसके पास वाजे क्रोमोसोम नहीं होता। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जो कि रेप्लिकेशन के दौरान में बनते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में देखें तो ओकाज़की फ्रेगमेंट यहां पे 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इसी का साइज 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल कैन फॉर्म स्मॉलर साइज ओकाज़की फ्रेगमेंट्स एज कंपेयर टू द ओकाज़की फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। आरएनए पॉलीमरेजेस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 3
तरह के आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और 3 एग्जिस्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल प्रोमोटर साइट की बात करें तो जीन का पर्टिकुलर रीजन पे प्रोमोटर साइट प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट होती है, दैट इज एट -35 एंड -10 पोजीशन, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वही प्रोमोटर रीजन जो है वो जैसे TAT और TAGACA का जो स्ट्रक्चर है वो खास तौर पर -75 और -25 पर एग्जिस्ट करता है यूकैरियोट में और -35 और -10 पे मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होती। उसकी वजह ये है कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद नेसेंट आरएनए फौरन जो है वो रिलीज कर दिया जाता है इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स, जबकि यूकैरियोट में वो न्यूक्लियस में बनता है और फिर उसको बाद ट्रांसफर किया जाता है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म और प्रोटेक्शन की जाती है हेड और टेल के जरिए इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं, दैट आर कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग। तो इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में ये एग्जिस्ट करती है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं, जो कि बाद में इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के पर्पस में भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल इसको अपने डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो पर्टिकुलरली वायरसेस जो हैं जब उस पर अटैक करते हैं बैक्टीरियोफेजेस, तो उनके डीएनए को डिग्रेड करने के लिए इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस को इस्तेमाल करते हैं, जबकि जनरली यूकैरियोटिक सेल में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस नहीं होते। नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें तो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, तो इसमें कॉमनली 1 कंसिडर किया जाता है, और अगर स्पेसिफिकली कहें तो हम कहते हैं नो डिस्क्रीट क्रोमोसोम। जो एक ही क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्रोमेटिन बॉडी या न्यूक्लियोइड कहा जाता है सिंगल होता है, इसलिए बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा हैप्लॉइड होंगे। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। दैट वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल की बेस पर भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो बाकी डिफरेंसेस को देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कंपैरिजन में डिफरेंट फीचर्स में से सेल एनवेलप की बेस पर अगर डिफरेंशिएट करें तो सेल एनवेलप में 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, स्लाइम, कैप्सूल और सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल में स्लाइम हो सकता है, कैप्सूल भी हो सकता है, लेकिन यूकैरियोटिक में स्लाइम और कैप्सूल एब्सेंट होते हैं। जबकि सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, लेकिन कुछ जो आर्कियोबैक्टीरिया है उनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल में सेलुलोजिक सेल वॉल और फंगल सेल में काइटिनस सेल वॉल एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब हम सेलुलोजिक या काइटिनस कंसीडर कर सकते हैं, जबकि एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल। सेल ऑर्गेनल की बेस पर डिफरेंशिएट करें तो हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में नॉन मेम्ब्रेनस, यूनिमेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल पे कहें तो जो बैक्टीरियल सेल हैं उसमें ये नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये मौजूद होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बेस पर देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन हैव नो स्टीरोल, जबकि यूकैरियोटिक सेल में स्टीरोल मौजूद होता है। और इसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट करती है टू फॉर्म द मीजोसोम, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता। राइबोसोम्स की बेस पर देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में रिलेटिवली स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं, जो कि खास तौर पर 50S प्लस 30S की कॉम्बिनेशन से जो है वो 70S स्वेटबर्ग यूनिट जो है वो हासिल करते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में 80S जो है वो 60S लार्जर सब यूनिट और 40S स्मॉलर सब यूनिट जो है वो कंबाइन करते हैं, तो उससे ये 80S की रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हासिल होती है। अदर ऑर्गेनल्स या अदर डिफरेंसेस की बात करें तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि पिल्लाए देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होती है और उसमें जो मेन प्रोटीन है दैट इज पिलिन, जबकि यूकैरियोटिक सेल में पिल्लाए एग्जिस्ट नहीं करते। फ्लैजिलम की बेस पर देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल की
जो फ्लैजिला है दैट कंटेन फ्लैजिलन प्रोटीन, और यूकैरियोटिक सेल में यही जो फ्लैजिलम है उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। तो इसका मतलब प्रोटीन की बेस पर ये डिफर कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट पे देखें तो इसमें हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, तो वो प्रोकैरियोट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में मौजूदा क्लोरोफिल दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल इन स्कैटर्ड फॉर्म, क्योंकि वहां पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होता है और वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहलाता है। जबकि यूकैरियोट में ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है और खास तौर पर क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी जो है वो मौजूद होते हैं। फूड स्टोरेज देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोजन एज अ सोर्स ऑफ फूड या स्टोर्ड फूड होती है, जबकि यूकैरियोटिक में एनिमल सेल में ग्लाइकोजन होगी और प्लांट सेल में स्टोर्ड फूड विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सेल डिवीजन की बेस पर देखें तो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, मियोसिस का। मियोसिस का प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, बल्कि माइटोसिस, जिसको स्पेसिफिकली हम नाम देते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो माइटोसिस का भी बाइनरी फिशन का काम कर रहे होते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ माइटोसिस भी नहीं होती क्योंकि इसमें स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते, तो ये एनएस्ट्रल सेल कहलाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डायएस्ट्रल का नाम उनको दिया जाता है। सो यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, इसके साथ साथ बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन जो है वो यूकैरियोटिक सेल में भी देखते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड कर रहे होते हैं। साइज की बेस पे देखें, प्रोकैरियोटिक सेल इज ऑलवेज माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोमीटर्स में इनका साइज होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल माइक्रोमीटर में भी हो सकते हैं और में भी अप टू सेंटीमीटर्स, या लार्जेस्ट अगर आप देखें तो मैक्रोस्कोपिक ऑस्ट्रिच एग जो है वो एक सेल कंसिडर किया जाता है। तो इसका मतलब ह्यूमन के केस में भी या जो इंडिविजुअल यूकैरियोट्स हैं उनमें लार्जेस्ट सेल जो होता है वो एग सेल होता है। सो दैट कैन बी मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। एवोल्यूशनरी स्टेटस देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो सिंपल एंड प्रिमिटिव होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल एडवांस और कॉम्प्लेक्स कंसिडर किए जाते हैं। और लास्ट में हम एग्जांपल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल दो तरह के होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया और उसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, और यूकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर अमीबा से लेके कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स या ह्यूमन तक हम एग्जांपल्स देखते हैं। यहां तक आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।